हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में पिछले 5 वर्षों में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2014 से लेकर 2019 तक के, तो उसकी हम यहाँ पर ये सीरीज लेकर आए हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज। देखिए जैसे कि ये हमारी है यूनिट नंबर 2 और भारत भूगोल। इससे पहले हम यूनिट नंबर 1 भी कर चुके हैं जिसमें विश्व भूगोल ऐड है, और इसके पहले के भी हम कर चुके हैं जिसमें इतिहास ऐड था। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में थोड़ा बहुत कुछ अंतर आया है, कुछ जो टॉपिक हैं हटा दिए गए हैं या फिर दूसरे पेपर में उसे शिफ्ट कर दिया गया है। जैसे कि आप देखोगे जो मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी वाला जो पोर्शन था वो इसी में पूछा जाता था पेपर 1 में, अभी उसे पेपर 2 में वहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उसके प्रश्न हम वहाँ पर देखेंगे। तो अभी तक 5 वर्षों में जैसे जैसे प्रश्न आए हैं तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब दोस्तों हम इस प्रकार टॉपिक वाइज बांट के क्यों चल रहे हैं, देखिए इससे आपको क्या आसानी होगी, इससे आपको ये पता चलेगा कि भारत भूगोल से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी में, विश्व भूगोल से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आप देखोगे कि जैसे कृषि उत्पादन तकनीक है, उसके बाद में भी जो अलग अलग टॉपिक है, बीज, खाद्य, इस प्रकार के जो खाद्य प्रसंस्करण वाले टॉपिक हैं उनसे कैसे कैसे प्रश्न अभी तक आए हैं, तो आपको जो आपकी तैयारी है उसको सही दिशा मिलेगी। और यदि बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि एमपीपीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो दोस्तों आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो देखिए कुछ क्वेश्चन तो इनमें से ही रिलेट करके आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन यही आएगा, बाकी इससे रिलेट करके क्वेश्चन आ सकते हैं। और यदि आप इन भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका कम से कम 70% आपका सिलेबस वैसे ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाना है। तो आप इन क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत भूगोल से कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं। अब 3 मार्कर के क्वेश्चन आते थे, पिछली परीक्षा थी उसमें 20 शब्दों में लिखना था, अब यहाँ पर 10 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन की ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। देखिए जैसे कि 2014 में पूछा था खाद्य क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट ये है कि दरार घाटी को परिभाषित कीजिए, गहन वन को परिभाषित कीजिए। वन वाला टॉपिक भी इसमें ऐड था पहले। उसके बाद में भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भील जनजाति रहती है, ये आपको यहाँ पर बताना था। और आप चाहे तो यहाँ पर एक छोटा सा भारत का मैप भी बना सकते थे इस वाले क्वेश्चन में। उसके बाद में शहर फैलाव को परिभाषित कीजिए, है ना। तो जो ये शहर फैलाव वाला क्वेश्चन है ये जनसंख्या से संबंधित यहाँ पर ये क्वेश्चन था। अब यूएनडीपी द्वारा दिए गए मानव विकास सूचकांक के घटकों को चिन्हित कीजिए। 2014 में देखिए इतने सारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में नेक्स्ट है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको अब यहाँ पर क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको तैयारी किस प्रकार से करना है। आपको इससे ये भी जानकारी मिलेगी कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसके नाम, ऊंचाई और स्थिति बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी तटीय मैदान के उप विभाग यहाँ पर आपको बताना था। तो सिंपल यहाँ पर 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन यहाँ पर टफ डाल दिए जाते हैं, बाकी सारे सिंपल रहते हैं। यदि आपने अच्छे से सिलेबस को, प्रत्येक लाइन को आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करा है तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से सोल्व कर दोगे। उसके बाद में यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में डेट्रॉयट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। आप पहले देखोगे पुराने वाले सिलेबस में जो उद्योग वाला पोर्शन था वो एमपी में ऐड था, इसलिए ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये पूछा गया था। ये 2015 में पूछा गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है कि देश का प्रथम ताप विद्युत गृह स्थिति और उसमें उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था। यानी कि देश का प्रथम ताप विद्युत गृह बताना था, उसकी स्थिति बताना था, यानी वो कहाँ स्थित है, उसमें उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, सर की क्या है, ये आपको बताना था। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में क्रेटर झील को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है कि किरकुट किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है, 2016 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत में मैग्नीज के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। अभी भी उद्योग वाला जो पोर्शन है आप देखोगे, उद्योग वाला जो पोर्शन है अभी वो एमपी के संदर्भ में यहाँ पर पूछा जाएगा, तो भारत के संदर्भ में अब आपको यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिलेबस में जैसा लिखा है वैसा आपको पढ़ना है। यदि आप याद कर लेते हो तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर बात है। भारत में लिंगानुपात की गणना के सूत्र लिखिए। लिंगानुपात की गणना का सूत्र आपको ये बताना था जो कि जनसंख्या से संबंधित है। वो जनसंख्या वाला पोर्शन अभी भी भारत भूगोल में यहाँ पर ऐड हुआ है। आप अच्छे से सिलेबस देखोगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इन द्वार को परिभाषित कीजिए। मालाबार तट के बारे में लिखना था, 3 मार्कर। उसके बाद में नेक्स्ट पूछा गया था भारत में भूमि सुधार बताइए। अभी जो भूमि सुधार वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से अभी हटा दिया गया है। नेक्स्ट है तो हमने ये भूमि सुधार वाला इस संदर्भ में लिखा है कि जैसे कि अपना मृदा वाला वहाँ पर टॉपिक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है
स्ट्रीम को संक्षेप में समझाइए, 2017 का क्वेश्चन है। अल नीनो एवं ला नीनो को परिभाषित कीजिए, ये 3 मार्कर में पूछा गया था, तो इसको आपको टेबल फॉर्म में आप बता सकते थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रदाय भूमि, 2018 का क्वेश्चन है। पेंडा कृषि, 2018 का ये क्वेश्चन है। और उसके बाद में नेक्स्ट है मंगला किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है, 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। देखिए अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था मैंगनीज उत्पादक राज्यों के नाम, अब यहाँ पर बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के नाम, जो प्रमुख जो खनिज हैं उनके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अल्लाहबान लू क्या है, भारत को कितने भू आकृतिक विभागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। अब देखिए 2019 में इतने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आकार वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए, भारत के 3 प्रमुख तांबा उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए, भारत में पेट्रोलियम उत्पादक 3 क्षेत्रों के नाम लिखिए, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, उदाहरण दीजिए। अब देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आप देखोगे जो खाद्य प्रसंस्करण वाला टॉपिक है वो 2014 से ही ऐड किया गया है, 2014 से लेकर 2019 तक ये जो टॉपिक था वो ऐड था, और इसका अभी तक केवल एक बार ही प्रश्न पूछा गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, उदाहरण दीजिए। अब दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है खाद्य प्रसंस्करण वाले टॉपिक से, क्योंकि इसको प्रीलिम्स में भी ऐड किया गया है और मेंस में भी ऐड किया गया है। तो खाद्य प्रसंस्करण वाला टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं है, अच्छे से तैयार करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है इसका आपको 3 मार्क तैयार करना है। उसके बाद में खाद्य प्रसंस्करण की जो पूर्ववर्ती अग्रवर्ती आवश्यकताएं क्या है, उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है केंद्र और राज्य स्तर पर, ये भी आपको यहाँ पर तैयार करना है। यानी खाद्य प्रसंस्करण पूरा अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके जो खाद्य प्रसंस्करण की 3 विधियाँ रहती है वो भी आपको यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद में देखिए पहले जो क्वेश्चन आते थे 6 मार्क में आते थे और उनके 100 शब्द में आपको लिखना रहता। अभी जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर 5 मार्क में आएंगे, तो हमने यहाँ पर 5 और 6 दोनों यहाँ पर लिख दिया है। तो 50 शब्द में आपको लिखना रहेगा। यही वाले जो क्वेश्चन है 50 शब्द में आपको लिखना रहेगा। अब देखिए 50 शब्द में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी जो 2020 वाला जो मेंस देंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा IMP हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर वो जान लेते हैं, इन्हें अच्छे से लगा लेते हैं, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इन्हें ही आप अच्छे से अपने बुक में लिख लीजिए और इनकी ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट देखिए अब जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय द्वीपों की भौगोलिक विशेषताओं का विवरण दीजिए। अब आप भूगोल में एक चीज़ का ध्यान रखोगे, जहाँ जहाँ मैप की जैसे कि आवश्यकता तो नहीं, जैसे कि जहाँ जहाँ मैप बन सकता है, जहाँ जहाँ गुंजाइश है वहाँ आप ज़रूर मैप बनाइए। अब देखिए 50 शब्द में आप ये लिखोगे और अगर मैप बनाने की वहाँ पर जगह नहीं है तो आप मैप फिर छोड़ दीजिए। बाकी हो सके तो आप वहाँ पर एक छोटा सा मैप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि बड़ा ही मैप बनाना है, छोटा सा आप एक कोने में दर्शा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पूछा गया था जेट स्ट्रीम एवं अल नीनो का मानसून के संदर्भ में विवेचना कीजिए, 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत में लिंगानुपात के क्षेत्रीय प्रतिरूप का विवेचन कीजिए एवं हिंदी क्षेत्रों में कम लिंगानुपात के कारणों की व्याख्या कीजिए, ये 2014 में पूछा गया था। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, अब देखिए अब ये बड़ा क्वेश्चन है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे 5 मार्क में नहीं पूछा जा सकता। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपसे अब पूछा जाएगा 11 मार्क में, ठीक है। तो पहले ये 6 मार्क में पूछा गया था, इसलिए हमने इसे यहाँ पर ऐड करा है। तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को देख के भी समझना है कि ये कितने मार्क में पूछा जा सकता है, उसी अनुरूप आपकी तैयारी करना है। दंडकारण्य क्षेत्र के खनिज बहुल क्षेत्रों की चर्चा करें, ये आराम से आपसे 5 मार्क में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रॉयल सीमा क्षेत्र के धरातल का वर्णन कीजिए, तो सिंपल ऐसे आपसे 50 शब्दों में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे एक लाइन के, और केवल उसमें एक ही चीज़ का वर्णन करने को कहेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा होगा कि भारतीय द्वीपों की भौगोलिक विशेषताओं का विवरण कीजिए, तो भारतीय द्वीपों की भौगोलिक विशेषताओं का आपको वर्णन कर देना है। आप छोटा सा एक भारत का इस प्रकार से यहाँ पर ये मैप इस प्रकार से यहाँ पर दर्शा सकते थे। यहाँ पर भारत के जितने भी द्वीप है हल्के से आप बता सकते थे छोटा सा मैप से। उसके बाद में यहाँ पर रॉयल सीमा क्षेत्र हो गया है, मेघालय मेके क्षेत्र के धरातल का वर्णन कीजिए, 2014 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पर कर्नाटक पठार में मिलने वाली खनिज संपदा का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है केरल राज्य के प्राकृतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। सिंपल से आपसे 50 शब्दों में आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम यहाँ पर ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि MPPSC में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। जब आप क्वेश्चन देखोगे और सिलेबस देखोगे तो आपका भी माइंड चलेगा और कैसे नोट्स बनाना है ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। जब आपको लिखना ही 5 लाइन है तो आप फिर वहाँ पे 10 लाइन का नोट्स क्यों बनाओगे, है ना। तो आप ऐसे छोटे छोटे सिनॉप्सिस टाइप के आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं। ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स आप बनाओगे तो आप उसे जल्दी रिवाइज नहीं कर पाओगे। बाकी आपको जब डिटेल में पढ़ना हो तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत में मिट्टियों के प्रकार व उनका वितरण बताइए, ठीक है। भारत में कितने मिट्टी के प्रकार हैं और उनका वितरण आपको बताना था। अब ये तो इसमें तो आपको बिल्कुल मैप यहाँ पर बनाना ही था। आप इस प्रकार से मिट्टी के यहाँ पर इस प्रकार से प्रकार बता सकते थे, इस प्रकार से
ठीक है, और साइड में आप यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना सकते थे। तो किसी भी प्रकार आप बना सकते हो, बीच में ऐसा गोला बना के मिट्टी के प्रकार बता सकते हो। भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उन्हें आप यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना के और थोड़ा थोड़ा 2-4 मिट्टी भी आप लिख देते बीच में तो काफ़ी है यहाँ पर, क्योंकि वो भी इतना जानते हैं कि सारी मिट्टियों को वहाँ पर दर्शाना पॉसिबल नहीं है। तो छोटा सा आपको मैप बनाना है। उसके बाद में यहाँ पर भारत के प्रमुख गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। 2015 का ये क्वेश्चन है, ये हमारा रह गया। जैसे भारत के उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन कीजिए। सिंपल से आपसे 50 शब्दों में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारत में जूट उद्योग की विशेषताएं बताइए। 2015 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में बागवानी फसलों में फलों का महत्व बताइए तथा प्रमुख फल उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये भी आपसे 11 मार्क में आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे जो भी बड़े क्वेश्चन है वो आपसे 11 मार्क में पूछे जा सकते हैं। अब पहले क्या था, पहले 100 शब्दों में आपको लिखना था, तो वो क्या इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेते थे। अब लिमिट हो गई 50 शब्द है, तो इतने बड़े क्वेश्चन आपसे 50 शब्दों में नहीं पूछे जा सकते, ये 11 मार्क में ही आएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र, ठीक है, यहाँ पर थोड़े से पढ़ने में मिस्टेक हो रही है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित लौह इस्पात के 4 संयंत्रों का वर्णन कीजिए। तो ये 2015 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है कि अरावली की पहाड़ी की धरातली दशा का वर्णन कीजिए। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 50 शब्द में। अब नेक्स्ट है कि हिमालय क्षेत्र का एक विशिष्ट भू आकारिकी प्रदेश है, इसकी समांतर श्रेणियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे 11 मार्क में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार का यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट पूछा गया था कि गंगा नदी प्रणाली का विवरण दीजिए एवं इसके प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताइए। तो ये आराम से आपसे डेफिनेटली आपसे ये 50 शब्दों में आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर भारत में 1901 से जनसंख्या वृद्धि दर एवं क्षेत्रीय प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। ये 2016 का ये क्वेश्चन है, इस प्रकार का पूछा गया था। अभी भी जनसंख्या वाला टॉपिक ऐड है। नेक्स्ट ये है कि छोटा नागपुर पठार औद्योगिक प्रदेश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2017 में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में कुपोषण की समस्या का परीक्षण कीजिए। ठीक है, अब ये कुपोषण का यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। अब ये जो है अभी हमारे पेपर नंबर 2 में ऐड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि भाई इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ये है कि महान हिमालय हिमाद्री पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत की अनुपम बेमेल नदी का नाम बताइए। 2017 का ये क्वेश्चन है। देखिए अब आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब आपको यहाँ पर जरा सी भी यहाँ पर मन में शंका नहीं होनी चाहिए कि एमपीपीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से हमें प्रिपेयर करना है। तो आपको यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर बता दिए। अब आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हो गए, आप इन्हें अच्छे से लगा लोगे और आपका जो सिलेबस दिया है उस प्रकार से आप नोट्स बना लोगे तो आपका आराम से बिल्कुल मेन से अच्छे नंबर से यहाँ पर क्लियर होगा। आपको ज़्यादा कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, नए नए क्वेश्चन के पीछे भागने की भी आवश्यकता नहीं है। जब आप इन क्वेश्चनों को देखोगे तो आप खुद से ही यहाँ पर क्वेश्चन बनाने लग जाओगे कि एमपीपीएससी में इस प्रकार का पूछा जा सकता है, इस प्रकार का नहीं पूछा जाएगा, है ना। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है देखिए, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को समझाइए। अब देखिए प्लेट विवर्तन के सिद्धांत 15 मार्क में पूछा गया था। ये 2016 या 17 में पूछा गया था। ये विश्व भूगोल से संबंधित था। अब यहाँ पर प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को समझाना है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा गया। अब 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन कौन से? दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता में जेट स्ट्रीम का क्या योगदान है। जेट स्ट्रीम, अल नीनो सिद्धांत, ला नीनो सिद्धांत, ये तीनों आपको करना ही है। इनसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो 3 मार्क पूछ लेंगे, 5 मार्क या 11 मार्क, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आता ही है। भारत में मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों का विवरण दीजिए। 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत में विंध्य क्रम की चट्टानों का क्षेत्रीय विवरण दीजिए। देखिए इस प्रकार के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपने देखा होगा। कर्नाटक पठार का इसमें पूछा गया है। उसके बाद में दंडकारण्य क्षेत्र का पूछा गया है, विंध्य क्रम की चट्टान का पूछा गया है। तो ये आपको ये जो विशेष चीज़ें हैं इन पर आपको यहाँ पर पकड़ बना के रखना है। नदियों के बारे में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, नदियाँ भी आपको यहाँ पर तैयार करना है। और इन चट्टानों के बारे में आ रहे हैं, पर्वत पठार के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, जेट स्ट्रीम मानसून के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है क्योंकि इनसे ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अब जैसे कि आपको यहाँ पर 5 मार्क में कितने यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उनमें से कोई आपको 10 क्वेश्चन करना रहेगा, 2 क्वेश्चन फिर भी आप वहाँ पर छोड़ सकते हो। ठीक है, और सिंपल सा है, यहाँ पर आपको जो सिलेबस में जितना दिया है बस उतना आप कवर कर लीजिए, आपका यहाँ पर आराम से मेन से क्लियर हो जाएगा। अब 11 मार्क, अब पहले 15 मार्क के आते थे, अभी हम यहाँ पर 11 मार्क में यहाँ पर देखेंगे। 300 शब्दों में आते थे, अभी आपको यहाँ पर 200 शब्दों में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे।
ये क्वेश्चन है जनसंख्या से संबंधित। भारत की जनसंख्या नीति 2000 की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि भारत में नदियों के अंतः जुड़ाव की अवधारणा क्या है? प्रमुख प्रवाहित अंतः जुड़ाव परियोजना का परिचय दे। ये 2014 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट है कि भारत में खनिज तेल पेट्रोल उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दिए। 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की भू आकृति का वर्णन करते हुए उसके भू आकृतिक उप क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अब देखिए ये 2016 में पूछा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे 200 शब्दों में पूछे जाएंगे। तो देखिए भूगोल में आप हमेशा ध्यान रखोगे, भूगोल के क्वेश्चन में 11 मार्क के क्वेश्चन में तो आपको एक मैप देना ही है, यानी कि आपको एक मैप वहाँ पे बनाना ही है कैसे भी करके। आप मैप बनाओ, डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ। उससे क्या है आपको शब्द वहाँ पर थोड़े से कम लिखने पड़ेंगे और कम शब्दों में आप ज़्यादा बात बता पाओगे, क्योंकि एक जो मैप रहता है या फिर एक डायग्राम रहता है ये हज़ारों चीज़ कह देता है। भारत में सिंचाई के प्रकारों और उसके वितरण पैटर्न पर प्रकाश डालिए और देश के कृषि विकास में उनकी भूमिका भी लिखिए। 2016 का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या स्थिर करने के मानकों का मूल्यांकन कीजिए एवं बढ़ती जनसंख्या रोकने हेतु सरकारी नीतियों की विवेचना कीजिए। 2017 में पूछा गया था। 2019 में इससे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। भारत भूगोल से उत्तर एवं दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र की तुलना कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर तुलना करने की बात जब आई है तो इसमें समानता और असमानता दोनों पक्ष आपको यहाँ पर लिखने रहते हैं, ना कि आप केवल तुलना में। हमेशा यही रहता है कि इनमें दोनों में समान क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है। तो इस प्रकार से तुलना की जाती है। किसी भी व्यक्ति की बुराई बताकर उसकी तुलना आप नहीं कर सकते, उसकी कुछ अच्छाई भी यहाँ पर आपको बताना रहता है। तो इस प्रकार से था। तो उत्तर एवं दक्षिण भारत के कुछ चीज़ें उनमें समान हैं और कुछ चीज़ें में अंतर पाया जाता है, ये आपको बताना था। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर क्वेश्चन देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का भूगोल। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे किस प्रकार से भारत भूगोल के क्वेश्चन आते हैं। हमने इसी प्रकार से विश्व भूगोल के भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता दिए थे। आप बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। सिलेबस में जो लाइन दी है उनके आप अच्छे से नोट्स बनाइए। जैसे कि आपके सिलेबस में जनसंख्या वाला दिया है, उसमें जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, ये जितने भी दिए हैं और जितने भी कीवर्ड आ रहे हैं उनके आप 3 मार्कर यहाँ पर तैयार कर लीजिए। अभी हमने आपको यहाँ पर 3 मार्कर भी बता दिए हैं। नदियाँ, उद्योग, उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे ये जितने भी क्षेत्र होते हैं, पर्वत पठार, इनके बारे में आपको क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आगे के वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के भूगोल से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, ताकि आप ये भी जान सको कि अभी जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उसमें अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर तैयारी करने में आसानी हो जाएगी।